हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जैसा कि लेंज लॉ को आगे और इलेबरेट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, कौन सा नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से मैग्नेट्स को मूव करके इलेक्ट्रिक करंट को भी जनरेट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन के तरीके को हम लोग समझ रहे हैं, जो कि मास लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में जिसने हमारी हेल्प करी, इस टेक्निक को हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि हमने फैराडेज के लॉ देखे थे। फैराडे के अकॉर्डिंग कि जब जब एक लूप से या फिर किसी भी एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, फैराडे के सेकंड लॉ में अंदर हमने पढ़ा था इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो माइनस डी फाई बाय डी टी के इक्वल होगी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर ए कोयल। ओके, अगर एक सिंगल कोयल है तो -1 लग जाएगा, अगर n कोयल्स हैं तो इसी को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे, -n डी फाई बाय डी टी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमने ये देखा था कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। हमें ओम्स लॉ का पता है, I = V/R। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है, इसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे कोयल के, तो हमारे पास करंट जनरेटेड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये हमें बताया था लेंज लॉ ने। तो लेंज लॉ को हमने देखा था, क्या था लेंज लॉ, कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा एनी चेंज ऑफ द फ्लक्स थ्रू इट। वो अपने अंदर से होने वाले फ्लक्स को चेंज होने को अपोज करेगा, कि नहीं होने देना चाहता वो अपने अंदर से फ्लक्स के चेंज को। ओके, तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि जैसे यहां पर एक कोयल है, एक कोयल की तरफ नॉर्थ पोल आ रहा है, तो नॉर्थ पोल आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से जाने वाला। तो ये क्या करता है कि फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहता अपने अंदर से, तो क्या करेगा, ये उसको रिपेल करना चाहेगा नॉर्थ पोल बन के। नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टीज हमें पता है, हम नॉर्थ के उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती हैं तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होंगी। तो इस तरह से हम इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं। कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी चीज का, लेंज लॉ का, कि जैसे मान लो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस इज द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। क्रॉस का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सर्कुलर कॉइल है, दिस इज सर्कुलर कॉइल दैट इज ट्राइंग टू एंटर इनसाइड दिस रीजन। ओके, ये बाहर से अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड रीजन के। अगर क्रॉस है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक मैग्नेट लगी होगी नॉर्थ पोल और अंदर की तरफ एक साउथ पोल लगा होगा, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग इनसाइड द बोर्ड। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर ये सर्कुलर करंट कह रही है, ये सर्कुलर कॉइल एंटर कर रही है। ओके, तो अब क्या क्या रहा है बेसिकली, देखो कि जैसे जैसे ये एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। देखो जैसे ये अभी यहां तो एक क्रॉस जा रहा है और अंदर जाएगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास होने लग जाएगी। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि आई एम गोइंग टू अपोज दिस चेंज इन फ्लक्स। जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो मेरे अंदर से फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करेगा ये। ओके, तो कैसे अपोज करेगा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, यह करेगा कि कुछ इस तरह से इंड्यूस करूं कि उसके अपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए। तो अपोजिट आने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करना है। अब इस डायरेक्शन में जनरेट करना है तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से लेंज लॉ हमारी हेल्प करता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंदर जैसे एंटर कर रहा था तो लेट अस डू अनदर एग्जांपल। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर लूप है, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ओके, जैसे जैसे ये बाहर की तरफ निकलेगी, अभी जब तक इसके रीजन के अंदर है तब तक कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, ये कुछ इस जगह पर आ जाएगी। ओके, अब जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। अब ये क्या बोलेगी कि चेंज नहीं होना चाहिए, मींस घटना नहीं चाहिए इस बार। पहले बढ़ना नहीं चाहिए था क्योंकि अंदर एंटर कर रही थी, अब के घटना नहीं चाहिए, इट डज नॉट रिक्वायर एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या चाहेगी कि नहीं डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज कैसे नहीं होगा, मैं ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना चाहिए इस लूप को कि अब उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाए। तो इंक्रीज करने के लिए ये डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो आई होप ये आपको लेंज लॉ क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसके अंदर करंट जनरेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस लेंज लॉ इज
इक्विवेलेंट विद द एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज सेटिस्फाइड इन दिस, के हाउ Lenz law is compatible with law of conservation of energy, कि कैसे जो ये लेंज लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंपैटिबल है, कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, ये हमें समझना है। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि जब जब एक हमारे पास ये एक मान लो ये रीजन है, इस रीजन के अंदर लेट अस अज्यूम कि ये एक स्क्वायर लूप है, वो एंटर कर रही है, ओके एंटर कर रही है, तो होगा क्या अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये क्या बोलेगा, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपोजिट बनाएगा, तो मतलब दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब हमें पता है कि जब जब एक करंट एक लूप के अंदर जनरेट हो रहा है, तब तब उसके अंदर क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही होगी, क्योंकि ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ करंट देयर शुड बी अ क्रिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है, ओके। सो द क्वेश्चन दैट शुड कम टू आवर माइंड इज कि ये एनर्जी आई कहां से, हु इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस एनर्जी, ये एनर्जी कहां से क्रिएट हो रही है। हमें पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अपने आप से तो नहीं आ सकती, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यहां पर एनर्जी आई है, ओके तो इट शुड बी कमिंग फ्रॉम सम प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप से एनर्जी एकदम से उस यूनिवर्स के अंदर जनरेट हो गई कहीं से, तो इसका मतलब ये कहीं से आई है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, हु इज प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी, तो इसके लिए हमें लेंज लॉ ही हेल्प कर रहा है। देखो कैसे कि जब जब इसके अंदर से ये करंट जो है इस तरह से जो है जनरेट हो रहा है, ओके अब ये करंट क्या करेगा, अब देखो ये करंट कैरिंग वायर बन गई, ओके ये करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब ये मूव कर रही है, तो हमें पता देखो आई एल क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। जब ये करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं हम, मतलब जब करंट चल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे इस लूप को आगे मूव करना है, तो मुझे इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करना होगा, यानी कि मेरे को अपना मैकेनिकल एक फोर्स लगाना पड़ेगा टू बैलेंस दिस मैग्नेटिक फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जो है वो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा। अब मैकेनिकल फोर्स कौन लगा रहा है, आई एज एन ऑब्जर्वर, जो हम लोग कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, वो लगा रहा है। ये मैकेनिकल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। जो भी मैं वर्क कर रहा हूं दैट वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी एक ही दम से कहीं से आ गई, जो वर्क मुझे लग रहा है इस लूप को खींचने में, अच्छा होगा क्या, बेसिकली ध्यान से समझना कि ये लूप अपने आप से अंदर नहीं चली जाएगी, ये लूप जो है मुझे इसको पुल करना पड़ेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर, ओके जैसे जैसे मैं इसको पुल करूंगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, अपनी तरफ से एक फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल, ओके तो इस तरह से जो है ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के साथ कंपैटिबल है लेंज लॉ, कि ये इस तरह से करंट की डायरेक्शन बनाता है कि एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो चलती रहे, अपने आप से एकदम से नहीं हो पाएगा, ओके तो अगर ये करंट की डायरेक्शन इधर ना बना के किसी और डायरेक्शन में बनाता, तो जाहिर सी बात है ये फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती, ऊपर ना बना के नीचे बना देता बाय चांस, तो फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ आ जाती। आई देखो आई एल
क्रॉस, देखो आई एल क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन दैट केस। अगर नीचे की तरफ करंट होता तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट जाती तो वो अपने आप ही मूव करता रहता उस डायरेक्शन में, मुझे फोर्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो देयरफॉर एनर्जी अपने आप से नहीं लगा सकता कोई भी चीज़, मुझे फोर्स, मैं फोर्स लगाऊंगा, वही एनर्जी जो है इसमें आगे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। हेंस आई कैन सेफली से दिस लेंज लॉ इज कंपेटिबल विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी लॉ के ऊपर बेस जो है आगे एक डिवाइस को क्रिएट करते हैं जो हमारी एक्चुअल में रियल लाइफ में हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जो पहली बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिसने मास स्केल पर प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करी थी। इस टॉपिक का नाम है, जो कि हमारी अभी हेल्प करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। ओके, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मोशनल ईएमएफ। ओके, सो मोशनल ईएमएफ। तो इसके लिए हम एक सेकंड वेट करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो मोशनल ईएमएफ को स्टडी कर रहे हैं हम, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। तो कुछ इस तरह से मोशनल ईएमएफ की हेल्प से हम लोग जो है करंट को जनरेट करते हैं। तो किया क्या जाता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, एक रीजन, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी रीजन के अंदर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, आप इमेजिन करो कि दो मैग्नेट्स कुछ इस तरह से रखी हुई हैं। ओके, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल का इस तरफ का किनारा है, इधर साउथ पोल का किनारा है। ओके, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैंने आपको अंदर जाते हुए दिखाया हुआ है, तो मुझे कुछ इस तरह से अपनी मैग्नेट्स को रखना होगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ दिखे मुझे। तो इस तरह से अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा काम क्या किया जाता है इसके मोशनल ईएमएफ के केस में, एक लूप लिया जाता है PQRS तरह का। ओके, ये लूप को क्या करेंगे हम लोग, ये यूनिफॉर्म स्पीड V से हम लोग इसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। तो देखते हैं कैसे ये बाहर की तरफ निकालते हुए इसके अंदर जो है हमारे पास इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट होता है। सबसे पहली बात, जैसा कि हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होनी चाहिए, कि क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है रीजन से, बाहर की तरफ जा रहा है रीजन से, तो होना क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है इसके अंदर से लूप से जाने वाला, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ होना क्या चाहिए, ये लूप क्या बोलेगी कि मुझसे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है इस डायरेक्शन में, मैं क्या करूंगी, घट रहा है तो इस तरफ बढ़ाना चाहिए मुझे। तो बढ़ाने के लिए इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लाना पड़ेगा, और दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये हमें करंट की डायरेक्शन तो समझ आ गई, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बड़ा सवाल है, कितनी वैल्यू रहेगी इसकी। ओके, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे अपना फैराडेज लॉ से। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि भाई इफ देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स शुड बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट्स ऑल। ओके, तो क्या करें इसके केस में, अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसके अच्छा है थोड़ा सा और इसके बारे में हम डिटेल समझ लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट टी, के किसी भी क्षण टी के ऊपर उस समय पर जो है वाई लेंथ ऑफ वायर इज प्रेजेंट इनसाइड द रीजन। ओके, एंड एल इज द ब्रेथ ऑफ द वायर, जो कि हर टाइम ही प्रेजेंट है वो तो। ओके, बट जैसे जैसे मैं इसको आगे निकालता जाऊंगा वाई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, दिस इज द केस हियर। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स एट इंस्टेंट टी, टी इंस्टेंट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फ्लक्स, लेट अस अज्यूम कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो जा ही रहा है, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स एरिया। देखो अब पूरे PQRS के एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं जा रहा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है सिर्फ इतने एरिया से पास हो रहा है, तो एरिया शुड बी इक्वल टू L टाइम्स Y। तो यानी कि B मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय Y, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स हेयर। ओके, सो इंड्यूस्ड EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस डी फाई
बाय डी टी, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ये हमें पता है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस डी बाय डी टी ऑफ बी एल वाई। मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है रीजन के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। ये लेंथ जो है दिस इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, जैसे जैसे मैं उसको खींच रहा हूँ सिर्फ वाई ही तो चेंज हो रहा है, क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है? जी नहीं। तो देयरफॉर एल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो ये दोनों चीजें बाहर आ जाएंगे, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी टी, यानी कि चेंज इन पोजिशन पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया बच्चों? माइनस का बी एल वी आ गया। ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब कि एक मोशन की वजह से ईएमएफ हमने जनरेट कर लिया, तो इसका मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज द दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ओके, अगेन लेट मी टेल यू, यहाँ पर लेंज लॉ जो है फॉलो हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो हो रही है। और कैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ओके, अब लोगों को यह लगता है कि अगर चीज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा होगा मुझे। ऐसा नहीं है, फोर्स मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ सकता है, नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इसके ऊपर क्या है बेसिकली, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एल क्रॉस बी। यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। और अगर मैं यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगा तो होगा क्या, ये फोर्स क्या करेगा, मेरी वेलोसिटी को घटा के जीरो कर देगा। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, जो कि फोर्स अप्लाइड बाय माय मसल्स होगा, मस्कुलर फोर्स। दिस मस्कुलर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन होगा और यही वर्क डन जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये एनर्जी इस पूरे सिनेरियो में कंजर्व्ड है। ओके, अपने आप से एनर्जी नहीं बन रही है कि कुछ लोगों को रहता है कि एनर्जी कहां से आ रही है, कहां से जा रही है। तो जो भी एनर्जी आप लगा रहे हैं उसके ऊपर, जो भी वर्क आप कर रहे हैं, दैट वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाया सम अदृश्य काइंड ऑफ फोर्स। आप इसको इनविजिबल काइंड ऑफ देख सकते हैं, कुछ अपने आप से ही वो वर्क कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यू कैन थिंक ऑफ that reason. Okay, तो E is equal to माइनस बी एल वी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मुझे इस वायर का, इस लूप का रेजिस्टेंस पता है, ओके, विच इन जनरली हमें पता ही होता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी इक्वल टू E बाय आर, दैट इज इक्वल टू माइनस का बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गया मेरे पास इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। ओके, इस तरह से और कई तरह की चीज़ें इससे साथ साथ निकाली जा सकती, जैसे कि पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर क्रिएट होगा इसके अंदर से। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ तो कितने मैक्सिमम वॉट की पावर का जो है मैं बल्ब यहाँ लगा सकता हूँ कि वो जल सके, तो वो निकालने के लिए तो P इज इक्वल टू V टाइम्स I, ये हमें पता है, P इज इक्वल टू VI, हमने 10th क्लास में ही पढ़ा है। तो माइनस बी एल वी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी एल वी बाय आर, माइनस का बी एल वी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी एल वी डिवाइडेड बाय आर, अर्थात बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरह से ही आप ये निकाल सकते हैं, दिस इज द पावर कंज्यूम्ड या फिर पावर क्रिएटेड इन दिस होल सिनारियो। तो ये है आपका मोशनल ईएमएफ। इसके और भी कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। हमने क्या करा, ये तो फर्स्ट काइंड ऑफ मोशनल ईएमएफ था, इसी तरह से इसको और डिवेलप किया गया ताकि और इफेक्टिव वे से करंट को जनरेट किया जा सके। तो हम लोग और भी इन तरीकों को समझते हैं, तो देखते हैं कैसे। हाँ जी बच्चों,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर मोशनल ईएमएफ वाले पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मोशनल ईएमएफ वाले पार्ट में बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक दूसरा थोड़ा सा और एडवांस मोशनल ईएमएफ को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस बार क्या किया गया, थोड़ा सा और सफिस्टिकेटेड वे बनाया गया इसको मोशनल ईएमएफ करने का। तो उसमें क्या किया गया यहाँ पे हमें, तो एक स्टिफ लूप रखी गई जस्ट, ठीक है, ये लूप है जैसे MSRN, ओके। इसके साथ में इसके ऊपर एक स्लाइडिंग वायर रखी है। आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे इस तरह से यहाँ पर एक लूप है और इसके ऊपर हमने ऐसे स्लाइडिंग वायर रख दी। अब मैं इसको मूव करा सकता हूँ, इसके ऊपर कनेक्टेड है इससे, और ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूँ इसको यहाँ से, ओके। अब ये क्योंकि कनेक्टेड है इससे, तो अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ में। ये जो हमारे पास ये जो कनेक्टेड वायर है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर इसके ऊपर ये कनेक्टर रखा है, ये v स्पीड से जो है आगे या पीछे दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ओके। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, y वैल्यू है इस लेंथ की, और इसकी ब्रेथ ऑफ कोर्स l ही है हमारी, जो कि एज इट इज पिछले वाले केस से। अब देखो होगा क्या कि जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगा, तो अब के क्या होगा, फिर से PQRS जो लूप है उससे फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो कम होने लगेगा इसके अंदर से फ्लक्स जनरेट, और इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा होगा। तो देयरफॉर चेंजिंग फ्लक्स हो रहा है। और क्या बोलते हैं, फैराडे क्या बोलते हैं कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब एक EMF क्रिएट होगा। तो मैं इसको आगे पीछे जस्ट मूव करके भी पूरी लूप को मूव कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्लाइडर को आगे पीछे मूव कर लें हम लोग, और उससे भी हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है हमारे पास एक करंट जनरेट हो जाएगा। तो ओके, तो देखते हैं इस केस में होगा कैसे वो। तो लेट अस अज्यूम वी हैव दिस मैग्नेटिक फील्ड B, लेट B मैग्नेटिक फील्ड B present in region A B C D, यानी कि A B C D रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है पूरा, ओके। दिस लूप इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर, द लूप MSRN is present wholly inside the magnetic field, okay. We have a slider PQ that is moving with uniform speed v, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है इस रीजन के अंदर, ओके। जैसे जैसे वो मूव करेगा, जब वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा होगा उस टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा, जब वो राइट साइड में मूव करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स उससे बढ़ रहा होगा। तो इन बोथ द केसेस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। हमें चेंज होने से मतलब है, वो घटने या बढ़ने से हमें फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, ओके। तो अब देखते हैं किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो वी नो द मैग्नेटिक फ्लक्स at any instant t will be, कितना होगा, that magnetic flux should be equal to B dot A। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है हमें B, और कितना एरिया है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एरिया कितना होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू L टाइम्स Y। अगेन द सेम केस, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, induced EMF is equal to minus d phi by dt, that gives me minus d by dt of BLY। So B and L are constant, वो बाहर आ जाएंगे और बचेगा क्या, dy by dt। So this induced EMF must be equal to minus B times L into dy by dt, और just like the previous case dy by dt क्या है, वो velocity है। क्या dy by dt कैसे हो रहा है, चेंज इन द y with respect to time, जितनी velocity से वो अंदर मूव करेगा स्लाइडर उतनी velocity से dy by dt भी होगा। सो माइनस BLV। अब एक बार ध्यान से देखने की बात क्या है कि दिस
अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव। ओके, तो यदि मैं राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूं तो मैं वेलोसिटी को लूंगा पॉजिटिव, यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूं तो वेलोसिटी को लेंगे हम लोग नेगेटिव। सो इन दिस केस आई कैन सेफली पुट हेयर -v बिकॉज आई एम मूविंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अगर मैं राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा होता अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे +v पुट कर देते। सो हेयर आई हैव दिस इंड्यूस GMF इज इक्वल टू BLV। और इससे आपको सिर्फ एक ही चीज का, ये साइन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से सिर्फ उसकी पोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। कि अगर मैं अंदर जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन कुछ और होना चाहिए। तो कैसे देखेंगे करंट की डायरेक्शन, वो भी मैं बता देता हूं आपको कि जैसे जैसे ही अंदर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। ओके, अंदर जाए तो फ्लक्स घट रहा है, इतने रीजन में से PQRS रीजन में से जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है। तो लूप को क्या बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ कि भाई फ्लक्स तो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज नहीं होने देना, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए ये इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। here we have the direction of current when this is going in the inside direction। यही अगर वो आउटसाइड डायरेक्शन में होता तो इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट आ जाती, दैट इज वाई वो माइनस का साइन लगता, ताकि वो एक अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे E इक्वल टू +BLV, आपको समझ आ गया होगा आई गेस। अब ये करंट इसके अंदर आ गया, ये हमारे पास अगर मैं बल्ब लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, नहीं लगाना चाहूँ तो ना लगाऊँ। ओके, लगा दिया तो क्या होगा, करंट इस बल्ब से फ्लो करेगा और उसको ग्लो कराने लग जाएगा। तो इन दिस वे हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया है। तो दिस इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू प्लस का BLV अगर इनसाइड मोशन के लिए ऑफ द स्लाइडर, आउटसाइड मोशन के लिए इट विल बी -BLV। तो हम दोनों ही केसेस को कंसिडर कर रहे हैं तो इट शुड बी इक्वल टू +-। ओके, हम दोनों जब इनसाइड है तो प्लस एंड जब आउटसाइड है तो माइनस, तो +-BLV। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF। अगेन द करंट आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट यूजिंग द ओम्स लॉ। सो I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू E बाय resistance of this whole thing। So I get +-BLV divided by R। This is my current, +-BLV divided by R। This is the induced current। Okay, again I can also find out the power जो ये dissipate कर सकता है, maximum power, that is equal to P is equal to E times I। तो क्या रहेगा उसका वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों चीज़ों को तो वी विल गेट, देखो अगर यहाँ पर +- भी है तो प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करूँ जब भी B² L² V² बाय R आएगा, और माइनस से माइनस करें तो वो भी अपने आप ही प्लस ही हो जाएगा। तो देयरफॉर आई विल गेट द सेम रिजल्ट इन बोथ द केस, B² L² V² बाय R। ओके, सो पावर क्योंकि जो है इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, पावर कोई डायरेक्शन नहीं होती पावर की, दैट इज वाई यहाँ पर दोनों केसेस में पावर आपकी सेम ही रहेगी, P इक्वल टू B² L² V² अपॉन R। एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं इसके अंदर हम लोग कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा मुझे, या फिर मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, तभी वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता रहेगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे, दैट मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ILB। जितनी यहाँ की लेंथ है उतनी ही यहाँ की लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है B है, करंट की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, तो जस्ट वैल्यू को पुट करेंगे, F इज इक्वल टू +-B² L² V डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट आई शुड अप्लाई के मैं मूव करता रहे ये यूनिफॉर्म स्पीड से, अदरवाइज वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है, देखो किस डायरेक्शन में निकाल रहा है, हमारा फोर्स निकालने के डायरेक्शन निकालने के लिए IL क्रॉस B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अगर मुझे इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना चाहता हूं मैं, तो मुझे इसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द मस्कुलर फोर्स। इस मस्कुलर फोर्स के साथ में जब डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन निकलेगा बाय मी। दिस वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, ओके, ताकि जो है आपको ये माइंड में क्लियर हो जाए कैसे ये काम कर रहा है। ओके, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर मोशनल EMF। इसका एक और टाइप है हमारा, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी बच्चों, सो मोशनल EMF के दूसरी टेक्निक के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है ये, जिससे हम मोशनल EMF को जनरेट करते हैं। तो देखते हैं कैसे। अगेन व्हाट वी हैव हियर इज, लेट अस हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ABCD। ABCD रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है।
इस बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर लूप को रखा गया है, ना कि एक रेक्टेंगुलर लूप को। ये सर्कुलर लूप जो है इसके अंदर है क्या, तो देखो इसके अंदर दो आर्म्स है हमारे पास, वन आर्म इज ओ ए, सेकेंड आर्म इज ओ बी, दोनों रेडियस है तो दोनों की वैल्यू आर ही होगी, जाहिर सी बात है। ओके, जो आर्म ओ ए है ये भी मेटल की है, ये भी मेटल की है, ठीक है। जो ओ ए है दैट आर्म इज फिक्स्ड बट द आर्म ओ बी कैन रोटेट, वो क्या कर सकती है, वो रोटेट हो सकती है। तो जैसे अगर ये एक सर्कुलर लूप है तो हम आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक ज्वाइन कर दिया यहाँ से, और आगे वाली जो लूप है उसको ऐसे हम रोटेट कर पा रहे हैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिया गया है कि ये जो रोटेशन हो रही है ये कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हो रही है, दैट्स ऑल। ओके, इसको हम चेंज नहीं कर रहे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब हमें इसके केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है, पहली बात तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं होगा। तो देखो जैसे जैसे मैं इसको ओबी को इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसके अंदर से करंट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। चेंजिंग फ्लक्स की वजह से हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जब वो इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में होगा क्या कि क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो लूप को क्या बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है भाई, इंक्रीज नहीं होने देना, यानी कि डिक्रीज करना है, अपोजिट डायरेक्शन में करना है, डिक्रीज अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट जब ये ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है। ओके, तो अब बढ़ते हैं इसकी वैल्यू निकालने के ऊपर, अगेन लाइक द सेम प्रीवियस केस। हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रीजन OAB must be equal to the magnetic field multiply by the area of sector। अब आप इसका एरिया कितना होगा ये कैसे बताएंगे, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, थीटा एंगल दिया गया, लेट अस से एट एनी इंस्टेंट ये थीटा एंगल के ऊपर है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूं। हमें पता है कि जो पूरा सर्कल है उसका एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, वी नो दिस। तो किसी सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है, इसके अंदर छोटे से सेगमेंट का एरिया निकालना है, पाई का एरिया निकालना है हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया, इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, ये कैसे निकाला है, मैंने सिंपल इंडक्शन यूज किया है कि जैसे हमें पता है कि पूरे सर्कल यानी कि 2 पाई एंगल जो होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1 का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड दिस थीटा एंगल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय theta divided by 2 pi. I have done this simple mathematical calculation here. Okay, so this is the area of this sector. अब फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, this flux must be equal to B multiply this area part. So B multiply by पाई से पाई कैंसिल हो गया, B R square into theta divided by 2. This is the magnetic flux through this small sector. Okay, minor sector से जो आ रहा है अभी। अब induced EMF is equal to we know according to Faraday's second law, induced EMF is equal to minus d phi upon dt। पुट करेंगे वैल्यूज को, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी आर स्क्वायर थीटा बाय 2। अगेन मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, बचा क्या सिर्फ थीटा, वही चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, उसको हम लोग ओमेगा लिख देंगे। सो देयरफॉर आई हैव बी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी बाय 2, यानी कि हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। सो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया हाफ बी r square omega. So this is the formula for the induced EMF in the case of this circular loop. E is equal to half, sorry minus b चल रहा है ना साथ साथ में, so we have a minus here also. So minus 1/2 b r square
ओमेगा। सो इस तरह से हम लोग इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं इन दिस सर्कुलर रीजन केस। ओके, तो ये था हमारे पास मोशनल ईएमएफ का। वन थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू डू, जो आप खुद एक बार ट्राई करें कि आप एक बार ना जो पिछला केस है और इसके केस में भी, इसके केस में तो चलो हो नहीं पाएगा, बट इन द प्रीवियस केस आप एक बार ट्राई करें कि व्हाट शुड बी द डायग्राम फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डिस्टेंस का डायग्राम आप बना कर देखें एक बार। तो लेट मी क्लियर अप माई क्वेश्चन ताकि आप लोग उसको समझ सकें। आप खुद भी इसको ट्राई करें कि वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रब दिस अप, और उसके बाद हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको खुद ट्राई करना है। कि आप इमेजिन कीजिए कि इस रीजन के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। हमने क्या करा, इस तरह से अपना एक लूप रख लिया रीजन के अंदर, और ये इसका नाम हमने रख दिया लेट अस से आर एस एंड देन एम एन। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर फिर से अपना वो स्लाइडर रखा, भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन, बिल्कुल इनसे टच्ड है यहाँ पे। ओके, स्लाइडर ये मेरा, इसका नाम हम रख देते हैं पी एंड देन क्यू। इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे लेकर जाना स्टार्ट करते हैं। ओके, और हम लोग कहाँ तक लेकर जाएंगे इसको, हम लोग लेकर जाएंगे लेट अस से वी टेक इट टू अ डिस्टेंस डी। यहाँ से डी डिस्टेंस तक लेकर जाना है आपको और वापसी लेकर आना है। आपको क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। ओके, फर्स्ट फॉर द फॉरवर्ड गोइंग केस कि जब आप इधर से इस तरफ जा रहे हैं तब क्या रहेगा, और जब आप बैकवर्ड मोशन में आ रहे हैं यानी कि वापसी आ रहे हैं उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस ईएमएफ का ग्राफ क्या रहेगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है, आपको करंट वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है इन बोथ द केसेस कि जब वो राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं एंड द लेफ्ट हैंड साइड पे भी मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको खुद ट्राई करना है कि किस तरह से इसके ग्राफ बनाए जाएं हमारे। ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट फॉर दिस कि हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है फॉर द रीजन हियर दिस माइनस BLV। तो माइनस होगा, ऊपर लगाना पड़ेगा या नीचे लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, तो दैट इज देयर फॉर यू टू थिंक। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज को, आपको नहीं समझ आता क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्वेश्चन है तब तक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।